न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का मुद्दा और आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। और कल आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बिल को जो है वो लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद 6 घंटे की बहस जो है वो वहाँ पे हुई। बिल के आने से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें जो है वो अब 43 हो जाती है, इससे पहले 37 थी। और विस्थापित, चाहे हम कश्मीरी विस्थापितों की बात करें या फिर इसके अलावा हम पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड हैं, विस्थापित हैं, उनकी बात करें, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 70 साल के बाद इन्हें न्याय मिला है, इंसाफ मिला है और अब लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी भी नुमाइंदगी जो है वो होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेरे एक्सट्रीम राइट विक्रम रंधावा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। उनके साथ बैठे हैं अजय भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट राजीव चुन्नी जी हैं, जो चेयरमैन हैं एसओएस इंटरनेशनल के और नुमाइंदगी करते हैं जो पीओजे के विस्थापित हैं। उनकी आप सभी का प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। विक्रम जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। 70 साल के बाद न्याय और 37 से 43 जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हुई हैं, कितना बड़ा कदम मानते हैं आप और भारतीय जनता पार्टी की इसमें कितनी जीत है? जी शुक्रिया फ़हीम साहब, जिस ज्वलंत विषय पे आज आपने यहाँ डिस्कशन रखी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मई 2019 के बाद जब नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी दूसरी इनिंग्स खेलनी शुरू की थी और यकीनी तौर पर बड़े अच्छे और सकारात्मक मूड के साथ फ्रंट पिच पे खेलना शुरू किया था और उसका पहला ही बेहतरीन निर्णय जो है तकरीबन 4 महीने के बाद ही आ गया, जब 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा निर्णय जिसकी सिर्फ कभी लोग कल्पना ही करते थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे और अधिकतम लोग कहते थे नामुमकिन है, तो अभी तभी हम लोग इस बात को बल भी देते हैं कि मोदी है कि मुमकिन है। और मोदी जी और गृह मंत्री जी की टीम ने एक बेहतरीन निर्णय लिया और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से जब दूर किया और जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने का एक रास्ता बिल्कुल सही कर दिया। और यकीनी तौर पर तब लोगों को ये उम्मीद भी नहीं होती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता लगातार केंद्र सरकार हर सेक्शन को एड्रेस करने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सीन हो, चाहे वो कश्मीर में किस तरीके से आज आपने देखा पत्थरबाज कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता है। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा उठाने वालों की मारो मार लगी है और सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी कुछ लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। धारा 370 अगर हटाई, अलबत्ता डे बाय डे मैंने कहा ना, जैसे 5 अगस्त 2019 और कल 6 दिसंबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन, जब एक ऐसा बड़ा चंक जिनके बारे में कभी कोई चर्चा भी नहीं करता था कि इन लोगों का भी सोचना है। हालांकि धारा 370 हटाने के बाद पीओजे के रिफ्यूजी और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को एक दूसरा जन्म मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। और यकीनी तौर पर अब ये एक्सपेक्टेशंस भी लग रही थी कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे भी हमें नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। और कल जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा के दौरान वो बिल रखा है जिसमें पीओजे के रिफ्यूजियों के लिए एक सीट को आरक्षित किया गया है कि राज्यपाल महोदय जब भी सरकार यहाँ गठित होती है उनके पावर में रहेगा कि एक पीओजे के कम्युनिटी में से किसी नुमाइंदे को नॉमिनेट करेंगे जो सदन के अंदर उनकी लड़ाई को लेकर, उनकी बात को लेकर, उनके मसलों को लेकर जाएगा। मुझे लगता है एक बेहतरीन निर्णय है। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब हम एक कदम उठाते हैं तो हमारा एक कदम पीछे की तरफ होता है, वो बाद में आगे आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है ये स्वागत योग्य निर्णय है, इसका वेलकम करना चाहिए। और वक्त आने पर और क्या क्या उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार ज़रूर हमारी इस कम्युनिटी के लिए, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गंभीरता से सोचेगी। अजय जी, कितना संतुष्ट है कश्मीरी विस्थापित? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, एक हिस्टोरिक स्टेप है। इसको दो ढंग से, सिर्फ एक संख्या की जो सीट्स की संख्या को मैं छोड़ दूं तो इसकी जो बाकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। हमारा विस्थापन जो था वो एक प्रोसेस था जो शुरू हुआ 1947 में हमारे मार्जिनलाइजेशन से, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। आपको याद होगा फ़हीम साहब कि
जो पहली यहाँ पर जो चुनाव हुआ था स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के एक्सेशन के बाद, उसमें कश्मीर की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ने 4 मेंबर्स को भेजा था और लगातार हमारे यहाँ इलेक्ट होते थे, ऐसे पॉकेट्स थे। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर उनकी जेरीमैंडरिंग ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की इस तरह से करी कि 2009 और 2014 आते आते हमारा एक भी सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रहा। तो ये जो कदम है, ये उस प्रोसेस को रिवर्स करते, उसको हॉल्ट नहीं, उसको रिवर्स करते हुए आपको दोबारा पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाता है, उसको कश्मीर मिलियो के साथ इंटीग्रेट करता है, आपकी इंपॉर्टेंस उसमें बढ़ा देता है, आपकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करता है। इसलिए समाज उसको उस ढंग से इसकी अहमियत को समझता है और उसी तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहा है, वेलकम कर रहा है। हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कुशल गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और समाज दुनिया के किसी भी कोने में हो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्योंकि मैं एक छोटा सा बस सिर्फ एग्जाम्पल देकर अपनी बात को पूरा करूंगा कि हम पिछले 30 साल से भी, यानी विस्थापन के 3 दशकों में भी, कश्मीर में जब भी चुनाव हुए हम वोट डालते रहे। हमारे वोटों से भी जो वहाँ का एमपी था वो बनता रहा। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड देंगे, कोई भी एमपी रहा हो, एक बार भी कश्मीर के विस्थापित समाज की इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाया नहीं। तो ये डिफरेंस रहती है जब आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो आपके बीच में से है, तो वो इस बात को खूबी रख सकता है। इतना करते हुए इसका बहुत ही स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि मैं राजीव जी को लूँ, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने उमेश तलाशी जी को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट करने के बाद भी प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा नहीं लिया। अब इसके क्या कारण रहे होंगे, लेकिन खुशी तो ये होती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी यहाँ पे होते और कश्मीरी विस्थापितों का ये जो आज का जो रिजर्वेशन उनको मिली है उस पर उनका क्या रिएक्शन होता और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अदायगी इस पे क्या रहती, वो हम जरूर जानते। राजीव जी, संतुष्ट है एक सीट से? बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि गृह मंत्री जी ने ये कहा है सदन के अंदर कि कश्मीरी विस्थापित 1,57,000 है, फ्लोर पे बोला है। मेरे लोग 12 लाख हैं। अधिकार तो बराबर होने चाहिए। 1,57 पर 2 सीटें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, इतिहास निकाल लीजिए जम्मू कश्मीर का, कितनी कमेटियां और कमीशन बने जिन्होंने लगातार हमें 8 सीटें मिलें इसके लिए सिफारिश की। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, मेरे लिए 25 सीटें रखी गई, 1 निकाल ली, 24 रह गई, आज भी है। किसके लिए है? मेरे लिए। मैं वहाँ से विस्थापित हूँ। या तो आप कह दें वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, अगर मेरा हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हम वहाँ के लोग हैं। मेरे लिए मेरा अधिकार था जो मिलना चाहिए था। वादवा कमेटी बैठती है, कहती है जी 8 सीटें दे दो, रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद इंटरलोकेटर्स आते हैं, हमारे यहाँ गवर्नर भी रहे, उन्होंने कहा, वोरा साहब वो पहले इंटरलोकेटर बन के आए, उन्होंने कहा 8 सीटें मिलनी चाहिए। उसके बाद अगला दल आया केसी पंत साहब का, वो भी इंटरलोकेटर बन के आए, उन्होंने भी कहा, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। फिर आए अंसारी साहब, MM अंसारी और राधा कुमार, उन्होंने भी कहा मिलनी चाहिए। यूरोपियन डेलीगेशन आता है, वो भी कहता है मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनती है, हालांकि वो कश्मीरी पंडितों की पलाइट पर बनी, जिसको हेड कर रहे थे वेंकैया नायडू, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और देश के उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया वैली माइग्रेंट्स का। उन्होंने लिखा कि POJK के विस्थापितों को 24 में से 8 सीटें निकाल कर दे दी जाएं। और आगे क्या लिखते हैं, इसके लिए अगर जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो करिए, जो संशोधन कल हुआ है। अब उसके बाद आती है जी डिलिमिटेशन कमीशन की बारी जी। उसमें भी हमने रिप्रेजेंटेशन की। उसमें उन्होंने लिखा कि 2 सीटें विस्थापितों को दे दीजिए। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ 2 दीजिए, 4 दीजिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी नुमाइंदगी नहीं होती तो आप सदन में क्या बात करेंगे, सड़कों पे जो करेंगे वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे लिए भी कहा कि पर्याप्त मात्रा में दीजिए। अब पर्याप्त मात्रा एक तो नहीं होती। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई बात ये है, संख्या बल पे भी जाइए तब भी ठगी की, और अगर आप रिकमेंडेशन पे भी जाइए, मेरे लिए 10 तरह की रिकमेंडेशन हैं जो आज रिकॉर्ड में हैं। विस्थापितों के लिए 1 रिकमेंडेशन मात्र, उसी को मान लिया और इन टोटो मान लिया, ये गलत है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, दूसरा एक हमारे साथ और दगा हुआ, वहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग को ST का दर्जा दे रहे हैं।
रविंदर रैना भाजपा के अध्यक्ष हैं, मेरे ही विस्थापित हैं पीओके से, उनको मिल गया पहाड़ी स्टेटस भी और दर्जा भी, मुझे नहीं दिया जो मैं जम्मू में रहता हूँ। ये धोखा नहीं है भाई? आप अगर राजनीतिक चालें चलना चाहते हैं, आप देखते हैं रजौरी पुंछ में देने वाले हिंदुओं को कितना फ़ायदा होगा, जम्मू में कितना नुकसान होगा। इससे क्या होगा कि मेरी तो तबाही हो गई, मैं कहीं तो खड़ा हो जाऊं। अगर आप मुझे एसटी बना देते तो मेरी 9 सीटों में भी अधिकार मेरा बनता। आपने वहाँ से भी छीना, यहाँ से भी छीना। आप पूछिएगा कभी रविंदर रैना जी को कि क्या आपके परिवार ने पहाड़ी के नाते एसटी मिल गया आपको या नहीं, वो कहेंगे हाँ मिल गया। लेकिन मैं भी पीओके से हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, मतलब मुझे मिले तो मैं अदालतों से लड़ूं, अदालतों से भी कोई फैसला आए। हमारा पैकेज था जो 2014 में आया, आज उसका आता पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता उस पर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देंगे नहीं देंगे, कोई मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। देखिए, हम लोगों ने भी पूरी शिद्दत के साथ मोदी जी को वोट किया, आगे भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है, मैं उनको दोषी नहीं मानता, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, समस्याएं भी बहुत हैं, उन तक बात पहुंचाना किसका काम है? जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, वो बात ही नहीं कर पाते। अरे भाई, जब तक आप रखोगे नहीं, कश्मीरी पंडित समाज का तो ये फ़ायदा है कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी बात इन तक नहीं, वो खुद कर लेते हैं, लेकिन मेरे लोग नहीं कर पाते। अब जब इनके मार्फत जाती है बात, तो कहीं ना कहीं चूक है इनकी। तो मैं समझता हूं कि ये बात इनको, आप रिकॉर्ड में जाइए, मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कोई हवा में जी इनको दे दी मुझे भी दो, भाई सबको अधिकार है जीने का। तो जब तक, अच्छा मेरे जैसा अभागा कौन होगा कि 47 के बाद मैंने कभी अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट नहीं किया आज तक। हालांकि जब यहाँ महाराजा का शासन था तो जो असेंबली थी यहाँ पे, उसमें मेरे प्रतिनिधि जो नॉमिनेट होके आते थे उसमें हम थे, लेकिन उसके बाद जब हम डेमोक्रेट्स बने तो मेरे अधिकार छीन लिए गए, कोई विधायक नहीं बन। ये ठीक है, यहाँ रहकर तो शीला हांडू भी वो बनी है, कारपोरेटर बनी है भाजपा की, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब आप इलाकों की, इससे फ़ायदा क्या था, शायद भाजपा को समझ नहीं आई। आज जितनी मिलिटेंसी है जम्मू कश्मीर में, ये लोग ट्रेनिंग मेरे इलाकों से करके आते हैं जो इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अगर आप मुझे पॉलिटिकली एम्पावर करते, मेरा एक लोकस बनता, मैं जाकर देश और दुनिया को कहता कि मैं नुमाइंदा हूँ, मेरे ये लोग नुमाइंदे हैं, यहाँ पर ये बंद होना चाहिए, पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, हम चाहे यूनाइटेड नेशन में जाते। लेकिन ये मौका खो दिया हमने। अब कौन सलाह दे रहा है, किसकी सलाह पर काम हो रहा है, मैं समझता हूँ ये चूक हुई है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। रंधावा जी, कौन सलाह दे रहा है? 12 लाख की नुमाइंदगी है। देखिए, मैं राजीव चुनी जी की भावनाओं को समझ सकता हूँ, मैं भी इसी समुदाय से हूँ, हम भी पीओजे के रिफ्यूजी हैं शाम के। कारण ये है कि इस बात को लेके भी हमें मानना चाहिए सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ, तो कभी तो कोई जागा, कभी तो केंद्र में कोई सरकार आई जिसने हमारे बारे में चर्चा करनी शुरू की, और वो भी लोकसभा के अंदर, और वो भी इन ब्लैक एंड वाइट में, खाली हवा में नहीं, खाली बयान नहीं दिए। पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा, लेके रहेंगे, ये भी कहने वाला कोई तो गृह मंत्री इस देश को मिला। हालांकि 1994 में लोकसभा के अंदर ये पारित हो चुका है कि वो हमारा हिस्सा है। उसके बाद की सरकारों ने क्या किया उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि इन विषयों के ऊपर भी केंद्र सरकार गंभीरता से ज़रूर सोच रही होगी। ठीक है, आज अभी नहीं हुआ है, वक्त आने पे होगा, लेकिन जब इतनी इतनी बड़ी लैंडस्लाइड चेंजेस आ रही हैं तो इसको भी एक पॉजिटिव नोट के साथ लेके हमें वेलकम करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो किया। लेकिन हमारा जो पेंडिंग है, जब तक वो नहीं मिलेगा हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब सबको एक साथ लेके चल रहे हो, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, हम उसके साथ सहमत हैं ना, हम क्या मना कर रहे हैं। लेकिन जब आप कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो फिर बराबर शेयर रहना चाहिए। जो बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने का तरीका है, वो मीडिया भी एक चैनल है, हमारे भी फोरम की जहाँ तक बात होगी विद इन पार्टी भी हम इस बात को मजबूती से रखेंगे कि जो शेयर बराबर रहता है वो मिलना चाहिए। अलबत्ता 24 सीटें हमारी फ्रीज है, जब वो इलाका खुलेगा तो वो भी हमारे लिए एक बोनंजा ही है, वो भी हमें मिलने वाली हमारे हिस्से के अंदर ही आएंगी। अब वक्त आने पे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ ये चलना चाहिए कि कोई तो पैदा हुआ हमारे लिए बात करने के लिए, कोई तो केंद्र में ऐसी सरकार आई जिसने चर्चा की। खाली जम्मू कश्मीर की 87 से 90 सीटें करने से चर्चा नहीं की है, हमने ध्यान में रखा है कि हमारी 24 सीटें वो भी हैं, एक दिन उसको भी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अजय जी, चुन्नी जी कहते हैं विस्थापितों में हमारी संख्या जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आपको नॉमिनेशन शेयर ज़्यादा मिला और इनको कम मिला।
देखिए, मैं उनके उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनका अपना एक स्टैंड है, उनका एक तरीका है बात करने का। लेकिन मैं निश्चित रूप से विस्थापित समाज की, कश्मीर से आए हुए विस्थापित समाज की से एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ जो वेंकैया नायडू जी के टाइम चेयरमैन जब वो थे तब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं है। जब आदरणीय सुषमा स्वराज जी थे 2007-2006 से समाज की तरफ से प्लीडिंग भी थी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की एब्सेंस में कहाँ दिक्कतें आई ही थी, ये उस वक्त भी रिप्रेजेंटेशन समाज की तरफ से गई और उन्होंने उसका नोट किया। 137th 169th रिपोर्ट उसमें उसका जिक्र है। मैं बिल्कुल उन पर मैं कह रहा हूँ कि मैं POJK का जो एरिया है उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1947 में जो हुआ उस वक्त और जो 1990 में एक बहुत अंतर हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक और अपना एक रिपब्लिक भारत का था, जिसकी 1989-88 में एक चूक हुई या जिनका फेलियर रहा, जो उस वक्त सरकार में थे। मतलब 47 में हम कहते थे कि हमने, अंग्रेजों ने हमको प्रॉब्लम में डाल दिया। 89 में भारत उतना कमज़ोर नहीं था। उस वक्त जो गलतियां हुई, और ये दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में एक प्रोसेस है कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स होते हैं, आपने एफर्मेटिव एक्शन लेकर उनका हैंड होल्डिंग करना है। मैंने कंपेयर किया, मैंने आपको 51 के इलेक्शन के बारे में बताया। 4 जो असेंबली मेंबर्स चुनकर भेज देते थे, आपने 2009 तक लाते लाते उनको 0 पर ला दिया। तो वो जो प्रोसेस था उसको रिवर्स करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न केवल रिकॉग्नाइज किया बल्कि उस पर एक्शन किया। इसलिए हमारा समाज उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, क्योंकि हम इसको मानते हैं ये रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की तरफ से वापस कश्मीर की तरफ जाना उसका एक स्टेप है, क्योंकि वहाँ से निकालना भी एक प्रोसेस था। ये वापसी का प्रोसेस का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन प्रूव होगा, ऐसा हमारा विश्वास बनता है। क्योंकि इसके साथ सरकार की और बाकी कदम जो सिक्योरिटी फ्रंट पर हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पर जब हम देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अब विकास की गाथा आगे चल रही है, जो कम्युनिकेशन, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी चीज़ें जो बढ़ रही है, तो हमारा ये मानना है कि जब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जब आपको उसमें ऐड कर देता है, तो आप अपने इश्यूज़ को, छोटी सी एक बात है, हमारे टेम्पल्स एंड श्राइन्स की बात चल रही है। हम अभी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं राजीव चुनी जी की या POJK या विक्रम रंधावा जी के उस एरिया के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस अंतर को मैं सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, आज भारत सरकार कश्मीर में मंदिर को रिपेयर करना चाहती है उसमें, और POJK में रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें एक मूलभूत अंतर है। तो यहां पर यह होने के बाद भी पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं काउंसिल में रहा हूं, मैंने वहां पर क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेटरी होता था, कैसे एनक्रोचमेंट्स हुई है, और वो एनक्रोचमेंट्स को फ्री करने में कहां हेजिटेशन होती रही है। तो इसलिए कश्मीर का अधिकार कम है ऐसा मैं नहीं मानता, उनका अधिकार है। बाकियों के किसी को अधिकार को छीनकर हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकार को भी कम मत आंके, उसका भी अपना एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, उसका सिर्फ नंबर्स। अब एंग्लो इंडियंस थे, जब 1947 में जब अंग्रेज यहां से चले गए तो उनका नंबर कितना था, लेकिन आपने पार्लियामेंट में भी और कई स्टेट्स की जहां पर उनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसमें भी उनके लिए आपने एफर्मेटिव एक्शन करके उनको हैंड होल्ड किया, उनको आगे लाया। तो ऐसे में ही कश्मीर की विस्थापित समाज को, और इसको ये माना कि एडुकेट है, उसके लिए भी अगर हम जो कल गृह मंत्री जी ने कहा, उन्होंने वो आंकड़ा बताया जो जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के साथ जुड़ा हुआ आंकड़ा है। इसमें जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है 19,000 फैमिलीज, वो उसमें नहीं है, अनरजिस्टर्ड फैमिलीज उसमें नहीं है। हमारे यहाँ पर एक आंकड़ा ये है कि 1930 में कश्मीर घाटी में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी 15% थी, तो वो कहाँ गई आखिर? वो सारा ये लगभग 7 से 10 लाख की संख्या बनती है। इसलिए इसको सिर्फ वो जो रिलीफ कमिश्नर के साथ, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है, सिर्फ उस आंकड़े को नहीं देखना होगा, इसको हिस्टोरिक प्रोसेस में जो तब से निकले हुए हैं, कॉन्स्टेंटली जो प्रोसेस चल, डिस्क्रिमिनेशन के कारण, उसको डिनाइल के कारण जो चल रहा था, उस सारे आंकड़े को इसमें जोड़ना होगा। तब भी मैं इसको एडुकेट नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 1 लाख पर एक ही मान लें हम, तो तब तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो मिला वो कम नहीं है। मैं उसको बहुत अधिक, क्योंकि मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझता हूँ।
मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर में जब एक बंदा, एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है तो कैसा समाज में उसके कारण कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको फिर बता देता हूं। मैं कभी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ तब तक नहीं गया जब तक मैं मेंबर नहीं आया, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं था ये मेरी असेंबली, ये अंतर है उसमें। तो मुझे लगता है कि हमारे इस अधिकार को कम नहीं आंकिए, बस इतना सा निवेदन। राजीव जी, जश्न मनाइए, शुरुआत हो गई है। देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि इनको अधिक दी है। हमने कहा है कि अगर 1.5 पे 2 बनती थी तो 12 पे कितनी बनती हैं, उस मिकदार से करना चाहिए। हम क्यों विरोध करेंगे? अगर यहाँ आज 90 हैं, आप 100 करिए, कौन रोक रहा है आपको? हमारे यहाँ तो 400 की भी असेंबलियाँ हैं, यूपी में चले जाइए, इससे क्या दिक्कत है? रही बात इस बात की कि ये आज कह रहे हैं कि हमारा समाज बड़ा खुश है, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं सब कुछ मिला, लेकिन कुछ इन्हीं के समाज के लोग यहाँ तक कहते हैं जो दिया मनमोहन सिंह ने दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। अब बात तब होती है अगर आप इंडिपेंडेंटली बात करें, पार्टी से ऊपर उठ के बात करें। जब आप पार्टी से जुड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं तारीफ करता हूँ, मैं कहता हूँ मोदी जी ने शुरुआत की, हम इसका स्वागत करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनको जिन लोगों ने उन तक बात पहुँचानी थी वो बात नहीं पहुँची। अगर बात पहुँच जाती, उनको समझ आ जाता कि ये हमसे गलत करवा रहे हैं, छोटे को बड़ा कर रहे हैं, बड़े को छोटा कर रहे हैं। अब देखें कब तक हम इंतज़ार करेंगे। मैं भी विस्थापित हूँ, मुझे मंथली रिलीफ नहीं मिलता, कैश रिलीफ नहीं मिलता, मुझे मंथली राशन नहीं मिलता, हालांकि मेरी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी हैं। कश्मीर में ऐसा हाल नहीं है, कश्मीर मेरे पास है, कश्मीर पर मेरी हुकूमत, हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत चलती है। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन आपने की, कोई आज तक कोई बात नहीं पूछी। 80% मेरे लोग, ये जानते होंगे रंधावा साहब, ये खुद उस समाज से हैं, आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या हमें अधिकार नहीं है इस संविधान के अंदर? हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम किसी से कोई मुकाबला नहीं कर रहे। मुकाबला क्यों करना है? आज अगर गुजर बकरवाल को मिला है हम स्वागत करते हैं, अगर शेड्यूल कास्ट को मिला है हम स्वागत करते हैं, कश्मीरी पंडितों को मिला है हम स्वागत करते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि मेरा हिस्सा कम था, इसका ये मतलब नहीं है। इसमें देखिए, इसमें सिख भी आता है, हिंदू भी आता है, शेड्यूल कास्ट भी है और मुस्लिम समाज भी है। कुछ परिवार मेरे पास आ जाइए, मेरे पास पूरी सूची है जो वहाँ से आए थे, मुस्लिम समाज भी है, सभी लोग हैं। हम किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहे कि हम अकेले हम ही आगे सारा कुछ लेंगे और बाकियों को धक्का लगा के पीछे कर देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर संविधान में बराबरी का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है? जब बराबरी का अधिकार है तो बराबरी होनी चाहिए। इसके लिए अदालतों में धक्के खाएँ हम, हमें तो 3 तरफ से मारा, पैकेज भी बंद कर दिया। और फिर रंधावा साहब इस पर बोले नहीं, इनको बोलना चाहिए कि ये जो एसटी की बात है, हम सब लोग पहाड़ी कबीले के हैं, हमारा ट्राइब, क्लैन, एथनिसिटी पहाड़ी है और यही लिखा है उसमें जो कानून बना है। लेकिन हुआ क्या है, रजौरी पुंछ वालों को दे दिया। भाई ठीक है, अच्छी बात है, दिया। जब हमने मांगा उन्होंने कहा जी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, एज पर द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 देयर इज ए 0 पहाड़ी स्पीकिंग। भाई मैं जम्मू का तो मांग ही नहीं रहा, मेरे स्टेट सब्जेक्ट पे लिखा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर एट प्रेजेंट जम्मू, ये मुझे डीसी जम्मू ने दिया है। जब मैं वहाँ का हूँ, मैं वहाँ का अधिकार मांग रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हो जी यहाँ, ये गलत है। रविंदर रैना जी यहाँ हैं, पार्टी को चला रहे हैं, वो पहाड़ी, वो एसटी हैं, लेकिन उन्हीं के बिरादरी का मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ दिल्ली को नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ के सतर पर भी हो रही। अब हमारी तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी अप्रोच नहीं है कि हम जाके प्रधानमंत्री जी से सीधी बात करें, गृह मंत्री जी से करें। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ अगर इतना बड़ा काम उन्होंने किया है तो अगर उनके कान तक कोई बात पहुँचा दी जाती तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंसाफ होना था, लेकिन गलती जो है वो माननी चाहिए। रंधावा जी, दोहरा मापदंड है, ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसी सरकार है जिसको बैलेंस करना आता है। और ये बैलेंस क्या जम्मू कश्मीर के मामले में कैसे हो रहा है जी, किसी को छुपा नहीं है, चाहे वो दुनिया का विकास हो चाहे देश का विकास हो। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो सबको मद्देनज़र रख के ही काम करती है। और केंद्र सरकार ने जो फैसले किए हैं उसमें बड़े सारा इनपुट जो एजेंसियों से भी लिए जाते हैं। ये कि खाली बीजेपी के ग्रुप ने ही जाके उनको इनपुट्स दिए उसके बलबूते पे ये सब कुछ तय हुआ, ऐसा नहीं है। जो कुछ बुक्स के अंदर बताया जाता है, जैसे राजीव जी बता रहे हैं कि 2011 का सेंसस बता रहा है कि इन 4 जिलों में जो है वो है ही कोई नहीं है पहाड़ी, तो फिर क्या कर सकते हो।
तो जो पिछले 2011 तक जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी? उन लोगों ने किस तरीके का सेंसस करवाया कि हमारा स्टेटस ही खत्म कर दिया कि हम लोग पहाड़ी है कि नहीं है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब्र के साथ चलें। तो यहाँ 70-75 साल से धक्के खा रहे थे तो आज किसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि 5-6 साल 10 साल कहीं दूर नहीं गए हैं। वक्त आने पे इन पे भी चेंजेस आएंगी और जो हमारा पेंडिंग है, जो बचा हुआ है, वो भी मिलेगा। अजय जी, मैं थोड़ा सा एक तरीके से हैरानी में हूँ कि राजीव चुन्नी जी जो फैक्ट्स पर और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कश्मीर के विस्थापित समाज के पास पहुँचते पहुँचते उन्होंने उन्हीं का सहारा छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मनमोहन सिंह सरकार ने थी। मतलब फैक्चुअली गलत है। 2 कारणों से हुआ। एक, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की एक रिट कोर्ट में गई थी। हमको सीधे मिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार ने हमको ऐसे बना कर रखा, उनको दिया। एक दूसरा, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने एक राजीव प्रताप रूडी जी के उसमें एक सब कमेटी बनाई थी। उनकी रिकमेंडेशंस पर सरकार को कोर्ट ने भी पूछा, कमेटी ने भी पूछा, हमें बताइए कि आपने किया क्या है। आनन फानन में इनको ये बताया, हमने ये डिक्लेयर किया। उसमें क्या किया देखिए, अब इंसाफ क्या किया। स्लेन टेररिस्ट्स की वाइव्स के साथ हमको जोड़ा। ये जो पैकेज जो मनमोहन सिंह जी ने सो कॉल्ड पैकेज डिक्लेयर किया था, वो स्लेन टेररिस्ट्स के वाइव्स भी उसमें हकदार है। और अब ये हो गया किसके साथ जोड़ा, ये दैट वाज इंसल्ट टू द वेरी विक्टिमाइजेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। फिर क्या हुआ, 2014 तक सिर्फ 1470 ऑर्डर्स इशू किए गए। ये मोदी जी की जो सरकार जब आई तब उसमें प्रोग्रेस आगे बढ़ी। एक, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, यहां पर कांग्रेस और उनकी सरकार मिली जुली थी। उन्होंने जो 3000 कंपोनेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहा हूं, स्टेट को वहन करना था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, मना कर दिया एज चीफ मिनिस्टर। मोदी जी ने 2015 के दिसंबर में डिक्लेयर किया था इसका भी वहन हम करेंगे। तो इसलिए जो पिछली सरकार ने किया वो मजाक था, वो इंसल्ट था, वो अपमान था हमारा। मोदी जी ने उसको सम्मान में बदला। फिर उसके साथ क्या जोड़ा, वहां पर जाएंगे तो कहां रहेंगे, तो उन्होंने उसके साथ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के साथ। इसलिए फैक्चुअली करेक्ट एक पोजीशन ये। दूसरा, ये कश्मीरी पंडित शब्द इस कहीं भी प्रोसेस में नहीं है, इसको प्लीज रिकॉग्नाइज कर दीजिए। कश्मीरी विस्थापित है, उसमें सिख भी है, उसमें मुस्लिम समाज भी है। रिलीफ कमिश्नर के ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप देखेंगे राशन कार्ड्स की डिटेल्स हैं। इसलिए फैक्चुअली उस पर भी उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। रही बात, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो हुआ है इसको एडुकेट हम, मतलब ये नहीं, लेकिन मैं नाशुक्रगुजार नहीं हूँ। मैं मानता हूं कि ये ओपनिंग ऐसी हुई है जिसने मेरे दर्द को रिकॉग्नाइज किया, मेरी पेन को उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको हल करने का एक स्टेप आगे बढ़ाया। हमको विश्वास है, नेतृत्व लीडरशिप पर विश्वास है कि वो एंश्योर करेंगे। अगर मैं जब रिटर्न रिहेबिलिटेट वापस हो जाऊंगा कश्मीर में, तो मैं इंटीग्रेट हो जाऊंगा उसमें, तो शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जब तक एफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है वो है। और ज़िमनी छोटी सी एक बात ये कह रहा हूँ, कैश जो असिस्टेंस है वो हर कश्मीरी विस्थापित को नहीं मिल रहा है। जस्ट 22% लोगों को जो बिल्कुल ही या तो खेती पर निर्भर थे उनको मिल रहा था, उनको मिल रहा है। जो 80% है, 75% है, वो मंथली असिस्टेंस उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये भी एक फैक्चुअली एक करेक्शन के लिए, बस और कुछ नहीं। राजू जी, गलत फैक्ट्स आपने दिए और आपने कहा नहीं, कि अच्छी बात की भारती साहब ने, लेकिन मैं कौन सा कह रहा हूँ, मेरे सभी लोगों को दीजिए आप कैश असिस्टेंस। इनकी तर्ज पर जितने लोग मेरे गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको भी दीजिए। वो तो सर्वस्व लुटा कर आए हैं। कश्मीर में तो सारा नुकसान नहीं हुआ, हम आज भी जा सकते हैं। मैं अभी होके आया हूँ पीछे, भारती साहब भी कई बार गए हैं, एज ए MLC भी गए होंगे, वैसे भी गए होंगे। कश्मीर कोई पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है बुनियादी। फिर भी आप इतना बड़ा फ़र्क रखेंगे, मैं नहीं कहता देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। ये सरकार इज़ ए ड्यूटी बाउंड। अगर गवर्नमेंट को पता है कि एक आदमी, यहाँ तो प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब सरकार मदद करती है, ये तो मैन मेड थी, ये तो इंसानों ने बनाई थी, चाहे मेरा फ्लाइट था या इनका था, ये तो लोगों द्वारा रची गई साजिश थी।
फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा भेद हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। बाकी रही बात, इन्होंने राजीव प्रताप रूडी जी की बात की, उसी कमेटी, ये 183rd रिपोर्ट की बात कर रहे हैं शायद, 167 की कर रहे हैं, मैं 183rd की कर रहा हूँ, आप उसमें पढ़िए। उसमें लिखा है, मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे हैं, भाई ये चीज़ें थी। और इसमें हमारा इनके साथ क्या कंपटीशन है? ये ठीक कह रहे हैं कि ये कश्मीरी विस्थापित है, पंडित नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, विस्थापितों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि विस्थापितों की अगर आप बात करो, उसमें भी सारे समुदाय हैं, उसमें सिख भी निकल कर आए, कुछ मुस्लिम भी निकल कर आए, ऐसे ही हमारे साथ भी आए, इसलिए सिख तो बड़ी तादाद में हमारे साथ आए, 30% सिख हैं, 70% हम हिंदू हैं, और मुस्लिम समाज वो निकल के आया जो बेचारा हमें बचाता बचाता उनके निशाने पर आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो दोनों जगह बराबर है। लेकिन जब हम रिलीफ की बात करते हैं, वहाँ बराबरी गायब हो जाती है। वहाँ पर कहीं ना कहीं देखें, ये ठीक कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक हमदर्दी होती है। मनमोहन सिंह जी के दामाद कश्मीरी पंडित थे, वो प्रोफेसर विजय तनखा, एक नेचुरल होता है, भाई ठीक है, अपना परिवार है, निकल कर आया है, सहायता करनी चाहिए। अब मेरा कोई था नहीं, कांग्रेस के लोग बेईमान थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने खाली नारे और खाली बातें की, लेकिन किया कुछ नहीं। मैं नहीं कहता कि यहाँ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ हुआ है, इनएडिकेट हुआ है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ आज इन दो पैनलिस्ट के अलावा कोई इंडिपेंडेंट आदमी बैठा होता तो निश्चित तौर पर वो बराबर की बात करता। तो इनकी अपनी पार्टी के साथ तो ठीक है, इन्होंने कहना है अच्छा हुआ है, मैं भी नहीं कहता कि कोई बुरा हुआ है, लेकिन ये करना चाहिए। अब नौकरियों की बात इन्होंने की, 8,500 नौकरियां मेरे बच्चों को मिले जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पैकेज विच वाज पास्ड ड्यूरिंग द उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट। इट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट, कांग्रेस एंड उमर अब्दुल्ला जी। उसका क्या हुआ? हमें नहीं मिली। अच्छा, फिर उसमें था इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, इनको मिल रही है, पूछ लीजिए। लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही, मुझे आज तक नहीं मिली, नहीं मिल रही है, आज तक नहीं मिली। जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें लिखा है पूरे हिंदुस्तान भर के दीजिए, नहीं दिया। उस प्रोविजन के लिए तो कोई पैसे का भी खर्चा नहीं था, एक यूजीसी से या कहीं से भी एक वो निकलती, छोड़ दिया। अच्छा, 25 लाख की बात थी, वो क्या था? दैट वाज ए एक्स ग्रेशिया ग्रांट। आप हैरान होंगे, मेरे पास दस्तावेज हैं, कोई दिखा दे कि कश्मीर में उनका क्या नुकसान हुआ है, मेरा क्या हुआ है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड कॉपी दी है। 5,25,000 की प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की मीरपुर में रह गई, आज वहाँ मंगला डैम बन गया, और भारत सरकार कहती है हम आपको वापस भेजेंगे। ये नहीं पुराना राग है कि वापस भेजेंगे, वहाँ तो डैम बना हुआ है, मुझे पानी में डुबोएंगे क्या जाके? ठीक है। और उसमें लिखा है पंडित राम सरन, मेरे दादाजी, किल्ड ड्यूरिंग वे टू जम्मू। मैं आपको भेजूंगा उसमें व्हाट्सएप के ऊपर, ये सर्टिफाइड कॉपी है, प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर ने दी है। आगे लिखता है मेरी दादी जी चंदन देवी डाइड इन अली बेग कैंप, एक कैंप लगा था मीरपुर का, वहाँ पे मारा। थोड़ी थोड़ी जाती हुई है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ 4-5 लोग हमारे ना मरे हों। मैं नहीं कहता कि कश्मीरी विस्थापितों पे कोई कम शिद्दत हुई, इनके ऊपर भी बड़ी जातियाँ हुई हैं। तभी घर छोड़कर कौन जाता है? कौन अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाता है? किसी ने गलत थोड़ी कहा है, जो सुख छज्जू के चिबारे वो बुल्क ना बुखारे। घर छोटा हो बड़ा हो, जो स्थान आपका जन्म वाला है वहाँ से कौन किसका दिल करता है? लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब, अगर निकले हैं, सामने सरकार खड़ी है, सरकार को मुझे और आपको दोनों बराबर आंखों से देखना है, भेदभाव नहीं करना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। रंधावा जी, जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? कल के गृह मंत्री की स्पीच के बाद मिला जुला असर जो है वो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। एक तरफ भारती जी हैं, दूसरी तरफ चुन्नी जी हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस भी सुनने को मिले, क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये तो एक्सपेक्टेड था। जब कोई सरकार को बड़ा निर्णय लेती है तो प्रोज एंड कॉन्स उसके होते हैं, या हर चीज़ का वेलकम हो ऐसा संभव नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसका भी तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुआ ही था ना। जिन लोगों को भावना कहीं और जुड़ी थी उन्होंने कहा भाई गलत काम है, भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप लोग करवा रहे हो। ऐसी धारा 370 जब हटाई तो किन परिस्थितियों में कश्मीर को कैसे नियंत्रण में किया था, ये तो सरकार की उपलब्धि थी ना। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमें इसको पॉजिटिव नोट के साथ लेना चाहिए और एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, और ख़ास करके अपना जो हक है वो हमें मिले, ठीक ढंग से जल्दी मिले, वो ठीक प्लेटफॉर्म पे दोबारा से बात को पहुंचाना चाहिए। ठीक कहा राजीव जी ने कि जैसे अगर नॉमिनेशन लिस्ट डाल के 95 का हाउस बन जाता, 5 सीटें और कर लेते, यहाँ 6 हो जाती, तो कुल मिला के एक बैलेंस बन जाना था। और फिर ये कहीं से जो हुआ की बातें निकल रही, ये भी नहीं निकलनी थी। अलबत्ता मुझे लगता है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक्सपेक्टेशंस में हमेशा ही ज़िंदगी चलती है,
तो उम्मीद करेंगे भारत सरकार अगले चरण में जो है इस विषय को गंभीरता से ले और चाहे जम्मू कश्मीर की सीटें 4-5 और बढ़ाए और पूरा हक मिले सारा। अजय जी क्या कहेंगे, विस्थापितों में भी मिक्स्ड रिएक्शन है इस फैसले को लेकर? नहीं, बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक है। एक जो जिनकी पार्टी एफिलिएशंस हैं वो अलग छोड़े, तो जो कॉमन मैन है बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि उसको मालूम है इसकी इम्पोर्टेंस, उसको वो समझता है, बहुत भुगता है, उस नाते से खुशी है एक्सप्रेस कर रहा है वो, और सरकार का धन्यवाद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसमें मतलब ये और मैं पार्टी के सिर्फ जुड़े हुए ऐसे जैसे राजीव जी कह रहे थे सिर्फ उस नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप चाहे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी ने ये पूरे स्ट्रगल में जब हम निकले या उसके बाद जो इश्यूज हुए उनको अगर किसी ने प्लेटफॉर्म पर रेज किया है, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो डोडा बचाओ के लिए आंदोलन हो, कश्मीर के लिए आंदोलन हो, टेररिज्म के खात्मे के लिए हो, या विस्थापितों की सेवा के लिए। हमने कभी अपने कैंप में किसी और पार्टी के नेता को आते हुए नहीं देखा, हमने सिर्फ उनको ये सुनते देखा कि आपको जगमोहन ने निकाला, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए देखा। इसलिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं, ये गलत नहीं है, ये तो नॉर्मल एक ऑब्लिगेशन हम मानते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे केंद्र सरकार से आखिर में? देखें, जो भी हमने कहना है वो सरकार से कहना है। आज हमारे सामने भाजपा है तो स्वाभाविक है उसी से मांगेंगे, जो सरकार होगी उसी से कहेंगे जी। तो निश्चित तौर पर अगर इन्होंने शुरुआत की है तो जो हमारे और मुद्दे हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि हमारे लोगों के अंदर एक ये भावना आए कि देखें, एक बात कही गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है। बड़ा इस तरह से किया जैसे एक बिल्कुल दिल से बात होती है। भाई अगर पीओके हमारा है तो हम किसके हैं? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, हम भी तो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो इंसाफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखिए, सदन में क्यों लोग जाना चाहते हैं, ये नहीं कि भारती जी जाएंगे, ये जाएंगे या मैं जाऊँगा, वहाँ पर जो चीज़ आप बोलोगे वो रिकॉर्ड में जाएगी। अदरवाइज सड़कों पे तो हम रोज़ लड़ते हैं, बड़े सालों से लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी जो चर्चा है 2-4 दिन लोग सुनेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सदन के अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड में जाती हैं, जो कुछ आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं, कानून बनते हैं, वहाँ पर आपने कानून साज, वो एक सदन है, वहाँ पर आपने बात रखनी है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी संख्या हो उतना प्रतिनिधित्व मिले, तो उससे क्या होता है कि बात हो जाती है। नहीं तो यहाँ क्या होगा, मैं आपको बताऊँ, इनमें तो शायद वो झगड़ा ना हो। हमारे यहाँ क्या है, 3 ज़िलों के लोग हैं, इनके वहाँ ज़िलों वाली बात नहीं, होंगे ज़िले लेकिन ये आपस में भेदभाव नहीं करते। यहाँ मीरपुर के लोग हैं, मुजफ्फराबाद ज़िला है, पुंछ ज़िला है, 3 ज़िले हैं जहाँ से लोग आए हैं, ठीक है। अब आप एक में से किसको दोगे? सवाल लड़ाई का नहीं है, सवाल ये है, लोग कहेंगे यार ये अगर अपने ज़िले से आया अपने ज़िले की बात करेगा, ये एक स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो अगर आप सभी को नुमाइंदगी, मैं नहीं कहता कि आप ज़िलावार सबको लाइए, लेकिन हम असेंबली जब बनाते हैं, छोटी असेंबली बनाते हैं ताकि कनेक्ट होए, किसका? सरकार का और लोगों का। और वो जो चुनाव नुमाइंदा होता है वो ब्रिज का काम करता है। तो हम ब्रिज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे और सरकार के दरमियान एक खाई है बहुत बड़ी, उस खाई को पाटने के लिए आप एक पुल दे दीजिए। और पुल क्या है? नुमाइंदगी। तो वो नुमाइंदगी मांगी है और सरकार से मांगेंगे, सरकार सामने कौन सी है? भाजपा की, उसी से मांगेंगे, स्वाभाविक बात है। चलिए, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है, और कल के ये जो 2 बिल और जिसमें हम बात कर रहे हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की, अब इन चीज़ों को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन होने के बाद विस्थापितों के साथ क्या कुछ होता है और किस तरह से ये रिजर्वेशन जो है ये आगे बढ़ती है, ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होती है, ये एक देखने का विषय है। और आने वाले वक्त में जो है इस पर नज़र जो है वो ज़रूर बनी रहेगी। विक्रम रंधावा जी, अजय भारती जी, राजीव चुन्नी जी, आप सब ने समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मुद्दा, एक नए मुद्दे के साथ होगी फिर आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।